हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। वो है आपका फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, जो चार्ज फ्लो करता है, फ्लो ऑफ चार्ज है ना। मान लेते हैं एक बॉडी ए है जो कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करता है, ठीक है, जिसका पोटेंशियल वीए है, और एक बॉडी बी है जो नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करता है, क्लियर, जिसका पोटेंशियल वी बी है। अब चूंकि हम जानते हैं जो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, यानी वीए इज ग्रेटर देन वीबी। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कम होगा। ये मैंने आपको पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस बॉडी को हम कनेक्ट कर देंगे इस बॉडी से। ठीक है, जो हमारा नेगेटिव चार्ज बॉडी था उसको हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से क्या करते हैं, हम कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट करने के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देता है ना। इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स टू फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज बॉडी टू पॉजिटिव चार्ज बॉडी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज बॉडी से पॉजिटिव चार्ज बॉडी में फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज बॉडी टू पॉजिटिव चार्ज बॉडी, या यू कैन से लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो करता है तो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, क्लियर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन जो हमारा करंट है, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है करंट का, वो इस इलेक्ट्रॉनिक करंट के जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। यानी जो हमारा करंट फ्लो करेगा, जो करंट का डायरेक्शन होगा वो होगा इस डायरेक्शन में। यानी जो करंट फ्लो करेगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज बॉडी टू नेगेटिव चार्ज बॉडी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। एक पॉइंट दिमाग में रखिएगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द लोअर नेगेटिव चार्ज बॉडी टू पॉजिटिव चार्ज बॉडी, या यू कैन से फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, एंड कन्वेंशनल करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, एक्चुअली देखिए, जिस समय इलेक्ट्रिक करंट को खोजा गया तो उस समय सिर्फ हमारा पॉजिटिव चार्ज ही डिस्कवर हुआ था, नेगेटिव चार्ज को उसमें खोजा नहीं गया। सो एट दैट टाइम इट वाज एज्यूम्ड दैट द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। बट व्हेन इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हुआ तो उन्होंने देखा कि भाई जो आपका जो करंट का जो डायरेक्शन, यानी जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसलिए यहां पे कर दिया गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट है, वो फ्लो करता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और जो आपका कन्वेंशनल करंट है वो फ्लो करता है फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिखिए। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज बॉडी टू पॉजिटिव चार्ज बॉडी। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट always flow from positive charge body to negative charge body।
ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज बॉडी टू पॉजिटिव चार्ज बॉडी, कॉन्वेंशनल करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज बॉडी टू नेगेटिव चार्ज बॉडी। क्लियर? एक पॉइंट और लिखिएगा यहां पे, the direction of conventional current is always opposite to that of electronic current, क्लियर? तो यहां पे एक चीज क्लियर होता है कि जो आपका कॉन्वेंशनल करंट है वो हमेशा फ्लो करता है कैसे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कहने का मतलब है जैसे कि मान लेते हैं कोई वाटर फ्लो करता है ना, अगर मान लेते हैं ये आपका वाटर टैंक है और यहां से ये पाइप गया हुआ है ना, तो अगर यहां से किसी दो पॉइंट के प्रेशर को लें, इस ये पॉइंट पे अगर मान लेते हैं प्रेशर ए है, पीए है, और इस पॉइंट का प्रेशर अगर पीबी है, तो किस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है कि जो पीए का प्रेशर ज्यादा होगा और पीबी का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो पीए इज ग्रेटर देन पीबी। क्लियर? तो जिस तरह से वाटर फ्लो करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, जिस तरह से वाटर फ्लो करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सिमिलरली करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। उसी तरह से करंट भी फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहां भी मैंने आपको एक चीज बताया था कि ये जो मैंने वायर कनेक्ट किया था, ठीक है, जब तो इलेक्ट्रॉन्स क्या था, फ्लो कर रहा है फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज बॉडी टू पॉजिटिव चार्ज बॉडी। लेकिन ये चार्ज कब तक फ्लो करेगा, है ना, ये चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जैसे कि ये जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है और ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, जब इससे चार्ज फ्लो हो रहा है तो ये चार्ज कब तक फ्लो करेगा? बॉडी बी टू बॉडी ए, ये तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का आपका पोटेंशियल क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। जब दोनों बॉडी पे पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, व्हेन द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी ए एंड बी बिकम्स इक्वल, देन द फ्लो ऑफ चार्ज बिकम्स जीरो एंड द करंट बिकम्स जीरो। क्लियर? जब दोनों बॉडी का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, दोनों बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो आपका जो फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और फिर जो आपका करंट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि जो करंट है ये करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ठीक है? इस पॉइंट को लिखिए। Now I will talk about another topic, that is mechanism of flow of current. Mechanism of flow of current. ठीक है? मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। इसी कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे बोलते हैं, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे बोलते हैं, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इस कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रैंडमली मूव करेंगे, इधर 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 इधर, किसी भी डायरेक्शन में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करेंगे। क्लियर? तो मान लेते हैं इस कंडक्टर के थ्रू अगर कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, इस कंडक्टर के बीच में कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितना इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, जितना इलेक्ट्रॉन ए टू बी फ्लो करता है उतना ही इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करता है कि आपका बी टू ए। ठीक है? किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया के अक्रॉस जितने इलेक्ट्रॉन्स ए टू बी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन्स बी टू ए डायरेक्शन में फ्लो करता है। सो द नेट फ्लो ऑफ चार्ज
across a particular cross sectional area is 0 then I equal to 0। ठीक है, इसलिए किसी कंडक्टर में क्या होता है, जो करंट का मान है वो क्या हो जाता है, 0। ऐसा नहीं कि मतलब कोई कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो वो मूव नहीं करता है। रूम टेम्परेचर पे भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रैंडमली मूव करते हैं, लेकिन जो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव करता है, उतना इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है। इसीलिए जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज होता है फिर किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू वो 0 हो जाता है और करंट का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम किसी कंडक्टर को क्या करते हैं, किसी बैटरी से अटैच करते हैं, जब व्हेन अ कंडक्टर इज अटैच्ड टू अ बैटरी, जब हम किसी कंडक्टर को किसी बैटरी से अटैच करते हैं तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है और ये नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है। और इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्चुअली जब ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, क्या जनरेट होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जो कि ट्रेवल करता है लाइट के स्पीड से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है कंडक्टर में, और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगता है, फोर्स लगता है, जिसके कारण ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे तो जो क्यू नेट होगा वो 0 नहीं होगा। क्लियर, सो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स टू फ्लो फ्रॉम द negative terminal to positive terminal in the particular direction, so the current starts to flow from the positive terminal to negative terminal। और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में क्या होता है, फ्लो करना, सॉरी, इस तरह से जो आपका करंट होता है, जो करंट होता है ना, वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो यहां भी आपने देखा कि जो डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो फ्लो करता है किधर से किधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन जो आपका करंट है वो फ्लो करता है किधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो एक यहां पे लिखिए इसको, एट रूम टेम्परेचर electrons move randomly in all direction, move randomly in all direction, so net flow of charge, so the flow of charge across a particular cross sectional area, so the net flow of charge across a particular cross, so at room temperature electron move randomly in all directions, so the net flow of charge across a particular cross sectional area at any instant of time is 0, because जितना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में फ्लो करता है उतना ही इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है। but when a conductor is connected to a battery, when a conductor is connected to a battery, then it create electric field in a conductor, and electron starts to flow या drift लिख सकते हैं, drift in a particular direction, so the current starts to flow, और इस तरह से जो करंट होता है वो फ्लो करना
स्टार्ट हो जाता है। तो इसको लिख लीजिए आप। अब हम बात करेंगे एक दूसरे टॉपिक पे, वो टॉपिक है आपका क्या, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस 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 ठीक है। बेसिकली रेसिस्टेंस है क्या, व्हाट इज रेसिस्टेंस? देन रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। रेसिस्टेंस जो है उस कंडक्टर का प्रॉपर्टी है विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, जो फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करता है, अपोज करता है। जैसे अगर कोई बॉडी है, अगर कोई बॉडी को मूव कराते हैं सरफेस पे, तो हम देखते हैं कि जब वो बॉडी सरफेस पे मूव करता है तो आफ्टर सम टाइम वो क्या होता है, धीरे धीरे रुक जाता है चल चल के। वो बॉडी क्यों रुक जाता है? बिकॉज वहां पे फ्रिक्शन ऑपरेट होता है। फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन जो होता है उसके उस बॉडी के मोशन को क्या करता है, रिटार्ड करता है। तो जो रोल उस मोशन में फ्रिक्शन का होता है, वही रोल इस चार्ज के मोशन में किसका होता है, वो रेसिस्टेंस का होता है। सो रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which resist the flow of charge. So you can write resistance is the property of conductor which resist the फ्लो ऑफ चार्ज। ये रीजन क्या है, इसका कारण क्या है अराइज होने का? व्हाट इज द कॉज ऑफ रेसिस्टेंस? व्हाट इज द कॉज ऑफ रेसिस्टेंस? तो आप जानते हैं कि जो कंडक्टर होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो एटम से बने होते हैं, है ना, आयन से बने होते हैं। तो इसमें जो आयन्स होते हैं या एटम्स होते हैं, क्लियर, तो इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसको ऐसे बनाइए, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर का लैटिस स्ट्रक्चर है, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है ना, इस एटम और आयन से क्या करता है, कोलाइड करता है ना, ये कोलाइड करता है, इस तरह से ये कोलाइड करता है। तो जब कोलिजन होता है तो इसी कोलिजन के कारण क्या होता है, रेसिस्टेंस अराइज होता है। सो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन with metal atom or ion is the cause of resistance। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि इसके अरेंजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो आपका मेटल एटम है और जो आयंस है उसका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा, तो उसके ऊपर भी आपका क्या होता है, जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ आयन, एटम्स और आयंस, है ना। ये इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको बताया रेसिस्टेंस है क्या, इसका कारण क्या है ना, आखिर किसी कंडक्टर में रेसिस्टेंस क्यों अराइज होता है, क्लियर। तो आप इसको लिखिए। अब हम बात करेंगे कि रेसिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। लिखेंगे रेसिस्टेंस depends upon following factor। पहला है आपका लेंथ ऑफ रेसिस्टेंस, क्लियर। दूसरा है
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा है टेम्परेचर, और चौथा है आपका नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, है ना। ये चार फैक्टर है जिसके ऊपर आपका जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। क्लियर। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल resistance directly proportional to length of conductor। इधर दिख नहीं रहा होगा शायद, पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है ना, इसको लिख लीजिए आप, मैं इसको मिटा करके उधर लिखता हूं। रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, लेंथ ऑफ रेसिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब पहला पॉइंट लिखेंगे क्या, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional to length of conductor, लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी आर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एल के होगा। दूसरा, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अगर दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो आर किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, L/A के प्रोपोर्शनल होता है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे इसके बदले में कांस्टेंट आएगा रो इनटू L/A, वेयर यू कैन राइट, वेयर रो इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। क्लियर, ये जो रो है वो क्या कहलाएगा, रेसिस्टिविटी कहलाएगा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो इसको आप लिखिए। तीसरा है आपका तीसरा जो फैक्टर है वो है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर है ना। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, on increasing the temperature, the value of resistance increases। क्लियर, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो रेसिस्टेंस होता है वो बढ़ता है। और चौथा फैक्टर आपका है वो नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, because different materials have different value of different arrangement of atoms or ions, that's why they have different value, that's why they have different resistance।
दे हैव डिफरेंट रेसिस्टेंस। तो ये मैंने आपको बताया कि रेसिस्टेंस क्या होता है, क्यों अराइज होता है और किस कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? तो इसको लिख लीजिए आप। अब हम बात करेंगे एक दूसरा टॉपिक है, वो हमारा क्या है, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी रेसिस्टिविटी क्या होता है बेसिकली? रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। जो रेसिस्टिविटी है एक स्पेसिफाइड वैल्यू है। कहने का मतलब कि जानते हैं आर इक्वल्स टू क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। इफ एल इक्वल टू 1 मीटर एंड ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, यानी जो कंडक्टर है जिसका कि लेंथ कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा और एरिया कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, देन आर बिकम्स इक्वल टू रो। तो जो रेसिस्टेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रेसिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर having length 1 meter and area of cross section 1 meter square। 1 meter square रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जिसका लेंथ कितना होगा, 1 मीटर होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर? तो ये आपका रेसिस्टिविटी है। यूनिट देखिए इसका, यूनिट क्या हो जाएगा, क्योंकि R इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाय ए। तो यहां से रो इक्वल टू लिख सकते हैं R इंटू ए बाय एल, यानी ओम इंटू मीटर स्क्वायर बाय मीटर कैंसिल, यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। जो ऐसा यूनिट होगा रेसिस्टिविटी का वो जाएगा ओम इंटू मीटर, ऐसा यूनिट होगा ये। ठीक है, तो लिखिए इस रेसिस्टिविटी को। ठीक है, अब देखिए कि रेसिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, बता दो। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। तो पहला है आपका टेम्परेचर और दूसरा है नेचर ऑफ मटेरियल। दो चीज है, टेम्परेचर और दूसरा है नेचर ऑफ मटेरियल। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगा और डिफरेंट मटेरियल का जो रेसिस्टिविटी होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, resistivity of material increases different materials have different value of resistivity। लिखिए इसको।
रेसिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जैसे जो इंसुलेटर है तो इंसुलेटर का जो रेसिस्टिविटी होता है वो सबसे ज्यादा होता है ना, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड टू मेक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लाइक स्विच, है ना। एलॉय जो है, एलॉय की जो रेसिस्टिविटी होती है वो जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल है, चाहे वो आपका कंडक्टर हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे एलॉय हो, एलॉय का जो मतलब जो रेसिस्टिविटी होता है वो सबसे ज्यादा होता है देन सेमीकंडक्टर, और जो सबसे कम रेसिस्टिविटी होता है वो किसका होता है, कंडक्टर का रेसिस्टिविटी होता है। ठीक है, तो इस ये ऑर्डर को आप लिख लीजिए। एक पॉइंट और मैं बता देना चाहता हूं कि जो एलॉय का जो रेसिस्टिविटी होता है, the resistivity of alloy does not vary with temperature. It is the very important properties of alloy. तो लिख लीजिए resistivity of alloy does not vary with temperature. Resistivity of alloy does not vary with temperature. Clear? Then why? Due to this property, actually alloy का जो यूज होता है कंडक्टिंग मटेरियल, हीटिंग मटेरियल के रूप में हम यूज करते हैं इसको। बेसिकली alloy is used as heating element in bulb, in heater. Alloy is used as heating element in heater, electric iron and toaster, because it does not oxidize. It does not oxidize at high temperature, है ना, हाई टेम्परेचर पे ये ऑक्सीडाइज नहीं करता है। दैट्स व्हाई एलॉय इज यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट इन हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एंड टोस्टर। क्लियर? नाउ आई विल टॉक अबाउट अरेंजमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। अरेंजमेंट ऑफ रेसिस्टर। क्लियर? तो अरेंजमेंट ऑफ रेसिस्टर की अगर हम बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। वन इज सीरीज अरेंजमेंट and other is parallel arrangement. First of all, we talk about series arrangement. Series arrangement क्या होता है? Then the resistors are said to be connected in series when current across each resistor remains same. हर एक resistor के क्रॉस करंट सेम होना चाहिए, बट पोटेंशियल डिफरेंस may और may not be same. इसका डेफिनेशन लिखिए। The resistor are said to be connected in series when current across each resistor remains same, but potential difference may or may not be same. लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास रेसिस्टेंस है, तीन तरह का रेसिस्टेंस है ना। एक रेसिस्टेंस हमारा है R1, एक रेसिस्टेंस है R2 और एक रेसिस्टेंस है R3, जिसका कि पोटेंशियल डिफरेंस है V1, V2 एंड V3।
ठीक है, मान लेते हैं यहां से आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, आई करंट यहां से फ्लो कर रहा है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, R2, R3 जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V1, V2 और V3। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल कितना है, मान लेते हैं बैटरी का टोटल पोटेंशियल है V, देन वी राइट V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल बैटरी के क्रॉस कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां से हम लिख सकते हैं V1 इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, V यहां से हम I कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ये V हो गया। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, V अपॉन I इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, V अपॉन I क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट, यानी टोटल R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, दिस इज द नेट रेसिस्टेंस अक्रॉस द सीरीज अरेंजमेंट। सो in series arrangement total resistance is equal to the sum of individual resistance of the circuit, यानी R equivalent equal to R1 plus R2 plus R3। आप इसको लिख लीजिए। Clear? Now we talk about parallel arrangement. Parallel arrangement. Parallel arrangement. Parallel arrangement. Parallel arrangement. Parallel arrangement तो लिखेंगे the resistor are said to be connected in parallel when potential difference across each resistor remains same but current may or may not be same, यानी इस अरेंजमेंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जो करंट है वो सेम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो देख लीजिए, जैसे ये आपका रेसिस्टेंस है ना, ये आपका रेसिस्टेंस है R1, R2 और R3, और ये तीनों जुड़ा हुआ एक बैटरी से, है ना, एक बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से ये जुड़ा हुआ है। ये हो गया इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, है ना, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, ठीक है। मान लेते हैं यहां से I करंट चला तो करंट इसमें बढ़ जाता है, ये कितना हो गया I1, ये कितना हो गया I2 और ये कितना हो गया I3, ठीक है। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, यहां से लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी जितना करंट चला I अगर चला तो वो तीनों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, इसमें I1 गया, इसमें I2 गया और इसमें क्या गया I3 गया। अब ओम्स लॉ से देखते हैं, ओम्स लॉ से क्या होता है, V इक्वल टू IR1, है ना, तो यहां से हमारा V इक्वल टू I1, है ना, R1, V2 इक्वल टू I2 R2, नहीं हम यहां से I1 निकालेंगे, तो यहां से I1 कितना हो जाएगा V बटे R1, I2 कितना हो जाएगा V बटे R2 और I3 कितना हो जाएगा यहां से V बाय R3, ओम्स लॉ से, है ना। V1 कितना हो जाएगा, ये I1 कितना हो जाएगा V बाय पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तीनों के क्रॉस V है, तो इसके क्रॉस करंट कितना हो जाएगा I1 इक्वल टू V बाय R1
I2 इक्वल टू वी बाई आर टू और I3 इक्वल टू वी बाई आर थ्री। यहां से तीनों को ऐड कर दो, पुट कर दो। I1 कितना हो जाएगा, वी बाई आर वन प्लस वी बाई आर टू प्लस वी बाई आर थ्री, आई इक्वल टू, अब यहां से हम वी कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। तो यहां से कितना हो जाएगा, आई बाई वी कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। यानी लिख सकते हैं, चूंकि v बाय आई होता है r, तो i बाय v क्या हो जाएगा, वन बाय आर, तो वन बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री। सो दिस इज द नेट रेसिस्टेंस इन पैरेलल अरेंजमेंट। सीरीज में क्या था, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में क्या था आपका नेट रेसिस्टेंस, वन बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाय R1 प्लस वन बाय R2 प्लस वन बाय R3। नोट कीजिए। अब देखिए, इफ एन आइडेंटिकल रेसिस्टेंस connected in series, अगर n आइडेंटिकल रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, देन R इक्विवेलेंट इक्वल टू R प्लस 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 हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट इक्वल टू लिख सकते हैं n इंटू R, है ना। फिर उसी तरह से लिखेंगे, इफ n आइडेंटिकल रेसिस्टेंस connected in parallel, clear, then R वन बाय R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, वन बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाय R प्लस वन बाय R प्लस n बाय R, है ना। तो यहां से हमारा R वन बाय ये वन बाय आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, n बाय आर हो जाएगा, है ना। तो R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं कितना, R बाय n, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि सीरीज अरेंजमेंट में अगर n आइडेंटिकल रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो तो इस तरह से क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा nr, और पैरेलल में क्या हो जाएगा R बाय n। नोट कर लीजिए।